नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे दौर के चुनाव की। दरअसल आज बंगाल के 4 जिलों की 30 और असम की 39 सीटों पर मतदान इस समय चल रहा है। दूसरे दौर के चुनाव में मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा है, बिल्कुल पहले दौर की तरह। खासकर बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है। अब तक 70% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, जबकि अभी भी मतदान में 1 घंटे का समय बाकी है। बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है। यहां के कुछ बूथों पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। टीएमसी समर्थकों को वोट न डालने देने के आरोप लगने के बाद खुद ममता बनर्जी मैदान में उतर गईं। ममता ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर गड़बड़ी करने के आरोप खुद भी लगाए। ममता ने आरोप लगाया, यूपी और बिहार से आए बाहरी लोग नंदीग्राम में गड़बड़ी कर रहे हैं। ममता ने कहा, चुनाव आयोग से बार बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ममता ने अधिकारियों से बात की और वहीं से सीधे राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन लगा दिया और उनसे इस मामले को देखने की, दखल देने की मांग की। ममता ने धमकी दी, अगर उनकी शिकायतों पर एक्शन नहीं हुआ तो वो अदालत जाएंगी। ममता काफी देर तक, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, पोलिंग बूथ पर ही बैठी रहीं। ममता ने आरोप लगाया, केंद्रीय बल, जी हां, सेंट्रल फोर्सेस यानी केंद्रीय सुरक्षा बल लोगों को बूथ तक जाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने वोटिंग के दिन पीएम मोदी की रैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये तस्वीरें नंदीग्राम के पोलिंग बूथ के बाहर की, जहां गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद पहुंच गई ममता बनर्जी और बैठ गई कुर्सी पर। वहीं से सीधे राज्यपाल को फोन लगा दिया और कहा कि आप देखिए इस मामले को। कह रही हैं, अगर मेरी शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ तो कोर्ट जाऊंगी। इधर बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़े हैं, उनके काफिले पर भी हमले की खबर आई है। कुछ लोगों ने उनके काफिले पर आज पत्थरबाजी की है। हालांकि शुभेंदु की गाड़ी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, देख सकते हैं आप, खास नुकसान नहीं हुआ। शुभेंदु के काफिले के पीछे चल रही मीडिया की कुछ गाड़ियों को जरूर नुकसान पहुंचा है। बहरहाल चुनाव के बीच ही बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने दावा कर दिया वो नंदीग्राम से जीत हासिल करेंगे। खुद पीएम मोदी ने जॉयनगर में हुई रैली में दावा किया, ममता हवा का रुख समझ गई हैं, इसीलिए भवानीपुर के बजाय नंदीग्राम से चुनाव मैदान में है। पीएम ने दावा किया, नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार होने वाली है। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, पोलिंग बूथ पर धरने पर क्यों बैठी ममता बनर्जी? तस्वीरें हमने आपको दिखाई ही थी। और दूसरा, वोटिंग के दिन पीएम की रैली से दीदी क्यों नाराज हुई? इसी पर आज बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज दोनों तरफ से एक बार फिर। वोटिंग का दिन है, कैसे चले आरोपों के तीर। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पूरे का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? तो देखा आपने, इधर ममता बनर्जी पोलिंग बूथ के बाहर कुर्सी पर बैठकर सीधे राज्यपाल को फोन कर रही थी। उधर प्रधानमंत्री मोदी
जहां अगले चरणों के चुनाव हैं वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और ममता बनर्जी इस पर भी सवाल उठा रही हैं। कह रही हैं इधर वोटिंग चल रही है, उधर प्रधानमंत्री रैली कैसे कर रहे हैं। राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस होगी। मेरे साथ आज बीजेपी से जय चौधरी हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। टीएमसी से मेरे साथ रवि ओझा हैं। कांग्रेस से आकिब गुलजार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। आशुतोष हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और वारिस पठान हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता है। आप सभी का स्वागत है। मैं रवि ओझा आपसे शुरू करूंगा। रवि, पहले तो यह बताइए भाई, ऐसा क्या हो गया कि दीदी को आज पोलिंग बूथ के बाहर जाकर बैठना पड़ गया वोटिंग वाले दिन? क्या हुआ? रवि सुन पा रहे हैं? इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में सत्ता बनाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज भी बहुत से जगहों पर यह देखने को मिला। जब पहले चरण के चुनाव हुए थे तो पहले 1.5 घंटों में 90 ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई थी और आज करीब 150 ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई है। पूर्व मेदिनीपुर में मोइनापुर करके एक जगह है, वहां एक बूथ पर तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को घुसने नहीं। इन लोगों को जो पता है, जो जगह दखल वाली जगह है वहां के वोटर, तो उन लोगों को वोट नहीं दिया जाए। गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। पूरा तंत्र एक साठगांठ के तहत चल रहा है। इसी के विरोध में हमारी दीदी वहां जाकर के ओके रवि, एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है। मैं चाह रहा हूं जरा एक बार फिर से ममता बनर्जी जो आज पोलिंग बूथ के बाहर बैठी हैं कुर्सी पर और वहीं से राज्यपाल को फोन कर रही थी और अपनी नाराजगी जता रही थी, गड़बड़ी के आरोप लगा रही थी, वो तस्वीरें भी जरा हम देखते रहें क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। ममता बनर्जी, ये देखिए जो सीधे फोन लगा दिया ममता, जरा सुन भी लीजिए ममता बनर्जी राज्यपाल को फोन लगाकर क्या कह रही थी, जरा सुनिए। एलिगेशन हो रहे सुबह से, वो तो फैक्ट है। मैं पूछूंगा and what is it was of it? They are not Bengal. They are not from Bengal. They are the outsiders. And that's complaint we are giving so many times, but election commission is only I don't know what they are doing. मैम स्लोगनरी हो रही है लगातार। भाई आप लोग बोलो, खाली मेरे को तो देखा आपने, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है बाहरी लोग आ गए हैं हंगामा करने के लिए, बंगाल के नहीं है। जय चौधरी बीजेपी प्रवक्ता, जय चौधरी सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 सुन पा रहा हूं। बताइए, ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को खुद बूथ के बाहर जाकर बैठना पड़ा क्योंकि आप यूपी बिहार से वहां पर जिन्हें ममता बनर्जी गुंडे कहती हैं वो ले गए आप गड़बड़ी करवाने के लिए। देखिए, दीदी को तो हर समय दूसरे पे आरोप मारने का अभ्यास लगा हुआ है और हर समय वो हमारे नेताओं को बारी बारी बता रहे हैं। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी को उनको बाहरी बता चुके हैं, हर नेता को बाहरी बताती है। और दीदी को ये मन में कहीं डर बैठ गया है कि उनकी सरकार जा रही है, वो वापस नहीं लौट पा रही है। इसके बौखलाहट में वो अनाप शनाप कुछ भी बोल रही है। आप देखो, एक बूथ पे जाकर वो बैठ गई है और दीदी को धरने पे बैठने का अभ्यास है। चाहे सीबीआई मदन मित्रा को अरेस्ट करे तो धरने पे बैठे, राजीव कुमार को, पुलिस कमिश्नर को इंक्वायरी करे तो धरने पे बैठे, सिंगूर में कारखाना नहीं लगाना है तो धरने पे बैठे। ये इनका हथकंडा पुराना है। ये साम दाम दंड भेद, किसी भी हालत में वोटर को प्रताड़ित करना चाहते हैं। ये आप देखोगे, कल इन्होंने वोटर सबको थ्रेट दिया था कि किसी भी हालत में मैं नहीं बख्शूंगा, मैं आता हूं तो मैं नहीं बख्शूंगा, मैं एक एक को देख लूंगा। देखा कि उनका ये नहीं तजुर्बा नहीं चला तो आज वो बूथ पे जाकर बैठ गई और इधर उधर की बातें कर रही है। ये मतदाताओं को बहका रही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो तो कह रही हैं कि वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या नंदीग्राम में रैली कर रहे हैं? जहां पे रैली वो कर रहे हैं वहां पे प्रचार, निर्वाचन कमीशन ने बोल रखा है कि वहां पे प्रचार हो सकता है। वहां पे तो दूसरे आज तो खाली प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री आए तो क्या हो गया, उनके नेता का भी तो चल रहा है। आज टालीगंज बोल के जगह है, वहां पे उनका नेता का भी तो प्रचार चल रहा है। उनका मीडिया फोकस नहीं कर रहा है, इसमें हमारी गलती क्या? ओके रवि ओझा सुन पा रहे हैं? रवि सुन नहीं पाया, उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची है। जो आरोप उन्होंने लगाए आप बता दें, मुझे अवगत करा दें, मैं जवाब दूंगा। ओके, नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई जो ममता बनर्जी को पोलिंग बूथ के बाहर जाकर बैठना पड़ा? क्या हो गया था आज? देखिए, ऐसा है कि आंदोलन और संघर्ष जो होता है वो किसी भी लोकतंत्र की जीवंतता का प्रतीक होता है।
जब तक इस देश में लोकतंत्र जिंदा है और ये भारतीय जनता पार्टी वाले अगर जिंदा रहने दें, हर व्यक्ति स्वच्छंद है और स्वतंत्र है आंदोलन करने के लिए। जिस तरीके से मैंने पिछले डिबेट में बात की, जब हम कहते हैं कि बाहर से लोग तो हम इसलिए नहीं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है रवि, माफ करिएगा, तकनीकी दिक्कत है, मैं ठीक करवा रहा हूं, दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं। आकिब आप सुन पा रहे हैं मुझे? आकिब सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं, बोलिए। हाँ आकिब, आपको क्या लग रहा है? ममता बनर्जी जो पोलिंग बूथ के बाहर जाकर बैठी हैं, एक तरह से धरना ही मान लीजिए इसे, क्योंकि वो वहां गड़बड़ी के आरोप लगा रही है, सीधे राज्यपाल को फोन कर दिया उन्होंने। आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? क्या वाकई गड़बड़ी हो रही है? देखिए गड़बड़ी क्या है ये तो नंदीग्राम के लोग ही बताएंगे, लेकिन वहां पर वोटर जो है, साधारण वोटर को जिस तरीके से परेशान करने के लिए वहां पर पोलिंग बूथ के बाहर में ममता बनर्जी जिस तरीके से बैठी है, ये वहां पर लोगों को प्रभावित करने का एक तरीका है। और मैं यहाँ पर टीएमसी के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, इन सब चुनावों में हम लोग आज तक नहीं देखे कि यहाँ पर शांतिपूर्वक निर्वाचन हुआ है। यहाँ पर लोगों को वोट देने जाने के लिए जान देना पड़ता है, यहाँ पर वोट देने जाने के लिए घर के लोगों को होना पड़ता है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे चुनाव में हादसा का शिकार होते हैं। तो हम लोग पश्चिम बंगाल के आम आदमी को आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि ये आज 1 अप्रैल का जो आज यहाँ पर चुनाव हो रहा है नंदीग्राम में, वहां पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए और वहां पर एक सीन क्रिएट करने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री धरने पे बैठी है। जब पंचायत चुनाव में इतने लोग मारे जा रहे थे, उन लोगों को नामांकन भरने नहीं दिया जा रहा था, उस वक्त ममता बनर्जी क्यों नहीं धरने पे बैठी? जब इनके नेताओं को शारदा नारदा रोज वैली कांड में सीबीआई ढूंढता है, तब ये धरने पे बैठती है। और नंदीग्राम में जब वो देख रही है कि हम वहां पर चुनाव हार जाएंगे, तो आज चुनाव के दिन में वोटरों को प्रभावित करने के लिए जाहिर है आप भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी भी लेफ्ट के साथ मिलकर, बीजेपी भी, तो जाहिर है का हम लोगों का उम्मीदवार है मीनाक्षी मुखर्जी। हाँ जाहिर है कि आप तो ममता बनर्जी पर आरोप लगाएंगे ही, लेकिन इन आरोपों का जवाब सुनने के लिए रवि हो जाएं। क्या रवि सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ रवि जरा बताइए, आप बताइए दीदी क्यों बैठी धरने पर, क्या हो गया ऐसा? देखिए, मैंने तो कहा कि जिस तरीके से सारे तंत्र का गलत इस्तेमाल जनता पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल की सत्ता को काबिज करने के लिए किया जा रहा है, उसके विरोध में दीदी वहां बैठी। मैंने पहले भी बताया कि पूर्व मेदिनीपुर में वहां को घुसने नहीं दिया, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक उनको रोक दिया जा रहा है, अलग तरीके से चुनाव जा रहा है। और मान लीजिएगा दीदी ने कह दिया, दीदी ने साफ शब्दों में कहा कि हमें अपने गर्व है, लेकिन उनका भी इस्तेमाल गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। बात बताइए, आज तक कभी पश्चिम बंगाल रवि एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, रवि माफ करिएगा, मेरे दर्शक अगर सुन नहीं पा रहे हैं आपकी आवाज तो कोई फायदा नहीं है, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं ठीक हो जाए। आशुतोष आपको क्या समझ में आ रहा है? हमने तो इतने चुनाव देखे हैं, कोई मुख्यमंत्री वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ के बाहर जाकर बैठ जाए। आशुतोष मुझे तो याद नहीं पड़ता, क्या हुआ है, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नंदीग्राम को इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया गया है, आप देखिए कि 4 अलग राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सारा का सारा फोकस इस वक्त पश्चिम बंगाल के ऊपर है और पश्चिम बंगाल में भी सारा फोकस नंदीग्राम में है, तो स्टेक्स बहुत हाई है। हाँ। दूसरा, वहां जिस तरीके से सीआरपीएफ का बंदोबस्त किया गया है और जिस तरीके की खबरें आ रही थी, तो मुझे लगता है कि ये ममता बनर्जी का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर उनको लगता है कि उनके वोटर्स डर रहे हैं या उनके वोटर्स को इंटिमिडेट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो वहां जाके अपने समर्थकों के साथ वो बैठी हुई हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं समझना चाहिए और ना ही ये समझना चाहिए कि ममता बनर्जी हार रही है जीत रही, क्योंकि इसका नतीजा तो देखिए ना मुझे मालूम होगा ना आपको पता होगा, वो तो जब 2 मई को रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इतना हाई प्रोफाइल इलेक्शन कैंपेन कम से कम मैंने अपनी पिछले 20-25 सालों के अंदर नहीं देखा है। हाँ। कि जहां का पूरा फोकस इस वक्त पश्चिम बंगाल के ऊपर है और जिस तरीके की कैंपेनिंग वहां पे हो रही वो बहुत ही निराशाजनक कैंपेनिंग हो रही है, बहुत ही नेगेटिव कैंपेनिंग हो रही है, सांप्रदायिक आधार पर कैंपेनिंग हो रही है, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके कैंपेनिंग की जा रही है, कोई धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, कोई जाति का इस्तेमाल कर रहा है। यह शर्मनाक है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की कैंपेनिंग इस बार नंदीग्राम और बंगाल के अंदर हो रही है वो शर्मनाक है और इलेक्शन कमीशन क्यों चुप बैठा हुआ है यह और भी हैरानी की बात। वारिस पठान आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? वारिस पठान ममता दीदी खुद कह रही हैं ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा ऐसा चुनाव। और जाहिर है वोटिंग वाले दिन सोचिए जरा, अगर जंग का मैदान बन जाए, पोलिंग बूथ के बाहर खुद मुख्यमंत्री वहां चली जाए, तो उससे तो ऐसा ही लगता है यही हो रहा है, पहली बार हो रहा है।
बिल्कुल मानक जी, ऐसा देखने में तो नहीं आता कभी। तो ऐसा लग रहा है कि नंदीग्राम का जो चुनाव ऐसा चुनाव है कि डिसाइड कर देगा पूरी देश की राजनीति में क्या होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, इसको बहुत हाइप कर दिया गया क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी लड़ रही है, शुभेंदु अधिकारी के सामने उनकी फाइट है। अब ये देखा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो चुनाव को लड़ा रहा है। अब अगर ममता दीदी वहां पर जाके बैठी है तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है या जो भी है, वो इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। वहीं पर आज मोदी जी ने बोल दिया कि हम तो सरकार बना रहे हैं, 200 पार कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले चुनाव कराने का फायदा है कि जब मोदी जी ने तो बोल दिया, हो गया। मोदी जी तो सबसे बड़े देश के एस्ट्रोलॉजर निकल गए। आपके एग्जिट पोल के भी इंतजार नहीं किया, कोई चीज का इंतजार नहीं किया, भाई 2 चरणों में उनको लग गया कि हम 200 सीट पार गए। अरे ऐसा नहीं है मोदी जी, ये तो आप क्या रुझान दे रहे होगे, क्या दे रहे हो, आपकी भविष्यवाणी दे रहे हो। मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं कि एमआईएम जीत रही है, बिल्कुल इंशाल्लाह जीत भी सकते। तो ये क्या हो रहा है चुनाव में? अब इलेक्शन कमिश्नर को सब चीज का संज्ञान लेना चाहिए। मगर अभी 2-3 चरण हुए, आगे काफी चरण बाकी है। जब ममता दीदी ने आरोप लगाया उनके ऊपर, एक सेकंड रुकिए, राजीव रंजन भी जुड़ गए नंदीग्राम से, मेरे कैप्चर कर रहे हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर देखा है आज नंदीग्राम में मतदान कैसा रहा। एक सेकंड राजीव, आ रहा हूं। लेकिन वारिस पठान, आपको भी पता है हर पार्टी दावा करती है कि हम जीतेंगे, 200 जीतेंगे, 250 जीतेंगे, सब पार्टियां दावा करती हैं। इसमें क्या इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं आप? तो खुद इतने चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं आप, तो ये दावा करने में क्या दिक्कत है कि हम जीत रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर को ये देखना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने रॉन्ग सुना। मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को ये देखना चाहिए कि कौन क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। हाँ। मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को ये देखना चाहिए कि ममता दीदी के लोगों ने भी एक आरोप लगाया है कि कोई बूथ को कैप्चर किया गया है और वहां पर मोदी जी दूसरी तरफ बता रहे हैं कि हम 200 के पार चले गए। तो मेरा ये कहना है कि अगर भविष्यवाणी मोदी जी ने इतनी बड़ी बता दी है, आपका एग्जिट पोल भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है, तो मैं समझता हूं कि तो भी देश को फिर क्या आगे चुनाव करेंगे। अच्छा, आगे किस तरह से? इतने सारे अभी तो बाकी है मालक जी, 6-7 भी तो चरण बाकी है। हमारा भी वोटिंग, हमारे भी लोग लड़ रहे हैं वहां पे चुनाव। तो कहीं ना कहीं नंदीग्राम का जो चुनाव है इसको इतना हाइप कर दिया गया है लोगों के सामने। वायलेंस हो रहा है वहां पर, बूथ कैप्चरिंग हो रहा है। अभी मैंने पढ़ा डेरिक ओब्रायन ने लेटर लिखा है कहीं पर कि उस जो एक बूथ नंबर उन्होंने दिए, काफी बूथ को कैप्चर कर लिया गया। तो क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। कहीं पर ममता दीदी का ये आरोप है कि लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है घर के बाहर आकर वोट डालने। क्यों ऐसा? कौन ये गुंडागिरी कर रहा है? कौन रोक रहा है लोगों को? ये सब चीज को भी रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे चुनाव के काफी चरण बाकी है। जाहिर है बंगाल में काफी चरणों का चुनाव बाकी है जब हम भी लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट भी उतरे हैं। तो ये सब चीज का इलेक्शन कमिश्नर को संज्ञान लेते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेने चाहिए और ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, कार्रवाई करनी चाहिए मानक जी। बिल्कुल सही है, वारिस पठान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर ही पक्षपात का आरोप लगने लगे, सेंट्रल फोर्सेस पर ही आरोप लगने लगे कि वो एक पक्ष ले रही है, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी क्या करेगा? ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले रहा हूं, राजीव रंजन मेरे साथ जुड़ गए। राजीव, ये बहस चलती रहेगी, लेकिन जरा क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, राजीव बताइए जरा आज क्या हुआ ऐसा? ममता बनर्जी को बूथ पर जाकर क्यों बैठना पड़ा? वहां से सीधे राज्यपाल को फोन क्यों करना पड़ा? राजीव। जी बिल्कुल, मैं बताता हूं। उस जगह का नाम है बयाल और उस बयाल जगह में सुबह से ही इस तरह का माहौल था जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता बिल्कुल आमने सामने थे। दूसरी बात है कि नंदीग्राम में बहुत कम ऐसे बूथ थे जहां पर बराबर की संख्या हो और बराबर की टकराहट देखने को मिले। एक समय ऐसा आया, सुबह 7-8 बजे से ही वहां तनाव का माहौल था। तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब एक समय ऐसा आया जब दोनों गुटों में, दोनों तरफ, दोनों पार्टियों में 50 से ज्यादा की संख्या में लोग वहां पहुंच गए और एक तरफ से नारेबाजी करने लगे और एक तरफ से जय श्री राम का नारा और दूसरे तरफ से वंदे मातरम का नारा लगाया जाने लगा। उसके बाद ये बात हुई कि यहाँ पर एक दूसरे पर, किसी एक पार्टी पर नहीं, टीएमसी वालों का ये कहना था कि बीजेपी वाले चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं, हमारे लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा होता रहता है हर जगह और उन्होंने ऐसी, चूंकि संख्या दोनों जगह बराबर थी और बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि टीएमसी वाली गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। इसी बीच ममता बनर्जी की गाड़ी आके रुकती है और तकरीबन 200-300 मीटर वो व्हील चेयर पर उनको सिक्योरिटी वाला लेकर के जाता है और वो पोलिंग बूथ में पहुंच जाती हैं। जब ममता बनर्जी अंदर जाती हैं पोलिंग बूथ में, उनको शिकायत जब मिलती है, वो इस इलाके में रहती हैं, सुबह से कहीं नहीं निकली हैं, वो सीधे वहीं बयाल पहुंचती हैं और वो पोलिंग बूथ में जब बैठती हैं तो ममता बनर्जी के आने के बाद
बूथ के बाहर जो लोग थे उनमें और ज्यादा गर्मी और ज्यादा जोश आ गया, और एक तरफ से जय श्री राम के नारे और दूसरे तरफ से वंदे मातरम के नारे। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक समुदाय के लोग थे, क्योंकि एक तरफ दोनों तरफ के लोग थे, मिक्स्ड थे, और दूसरी मतलब पार्टी के लोग अलग अलग थे, टीएमसी और बीजेपी के लोग अलग थे, और इस तरह से नारेबाजी होती रही थी। ममता बनर्जी ने जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं उसमें उन्होंने राज्यपाल ओपी धनखड़ को फोन किया और उन्होंने कहा कि बाहरी लोग आए हैं और यहाँ पर तनाव की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की और ममता बनर्जी वहीं पर बैठी रही पोलिंग बूथ के भीतर तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे तक ममता बनर्जी वहां बैठी रही। इसके बाद तुरंत पूरे भारी पुलिस बल के साथ ऑब्जर्वर वहां पर पहुंचे और ऑब्जर्वर ने ममता बनर्जी से बात की। ममता बनर्जी ने एज ए कैंडिडेट उनसे बात की और बातचीत के बाद वहां जो भीड़ थी, पुलिस को आपको पता ही है, सीआरपीएफ के जो चितकबरा वाले यूनिफॉर्म में पुलिस वो लाठी लेके उतरते हैं तो ऐसे ही नारा गुम हो जाता है। सब अपना अपना रास्ता पकड़ लिए, दोनों तरफ के लोग दोनों तरफ निकल लिए, चले गए और वहां पे शांति हो गई। ममता बनर्जी ऑब्जर्वर के आने के बाद अपनी बात कहने के बाद वहां से निकली है। ये बात ठीक है कि बूथ में वो 1.5 घंटे तक रही थी, और ये भी बात ठीक है कि उनके जाने के बाद भी उस बयाल पोलिंग बूथ पर तनाव था। और मैं दूसरी बात ये भी बता दूं, हम चर्चा इतनी देर से कर रहे हैं, मैं कम से कम 20 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पे गया। बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही शानदार तरीके से मतदान हुआ है। इस तरह के आरोप लगा देना चुनावी दिन के दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही है, अलग बात है, लेकिन नंदीग्राम में मोटे तौर पर जिस बड़ी संख्या में तनाव था, जिस बड़ी संख्या में संघर्ष था, उसकी तुलना में अगर आप देखें तो बहुत ही शांति। बिल्कुल ठीक है राजीव, और जाहिर है ये भी हमें पता है कि आज नंदीग्राम के ज्यादातर, बल्कि शायद मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि सभी बूथों से सीसीटीवी वहां पर लगे हुए हैं, वेबकास्टिंग भी हो रही है। फिलहाल एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, ममता बनर्जी कुछ बोल रही हैं इस समय, आइए जरा सुनते हैं क्या कह रही हैं। Also, the Chandipur, that Nandigram, Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? They are, whatever they can do, they are trying. But I am sorry for them. One day they have to give the result for this. People will give them the befitting result, I can tell you. And for Nandigram and other parts, and for Bengal, for all my seats, 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So all two, I am showing you, be perfect. সেগুলো আমরা সমস্ত সিসিটিভি টিভি দেখে আমরা সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে বলবো। দ্যাট ইন্টারনাল ম্যাটার আই ক্যানট ডিসকাস হিয়ার ইন দ্য রুম। ममता बनर्जी, आपने सुना, ममता बनर्जी मीडिया से बात कर रही थी पोलिंग बूथ में, जहां से उन्होंने सीधे राज्यपाल को फोन किया था। उसके बाद मीडिया से उन्होंने बाकायदा बात की, कह रही है नंदीग्राम जीतेंगे, बाहरी लोग आए गड़बड़ी करने के लिए, बीजेपी यूपी बिहार से लोग ला रही है, वही अशांति फैला रहे हैं। और ममता ने यहां तक कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि वो वोटिंग वाले दिन हर बार रैली करते हैं और जहां चुनाव हो रहा है वहां के लोगों को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये उनको शोभा नहीं देता क्योंकि ये नियमों का साफ साफ उल्लंघन है। ये ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया है। जय चौधरी, बताइए, जवाब दीजिए, वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री क्यों रैली करते हैं हर बार? क्योंकि जहां वोटिंग हो रही है कम से कम वहां के लिए तो ये अनफेयर है, सही नहीं है। देखिए, जहां वोटिंग हो रही है वहां रैली कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? तो वहां करेंगे तो इसी तो परमिशन नहीं देता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री हो या कोई भी बड़ा रैली हो, रैली करने से पहले सी विजिल के ऐप के माध्यम से वहां का परमिशन लेना पड़ता है। और जहां पे इलेक्शन होता है उससे 2 दिन पहले कोई भी बड़ी रैली, कोई भी मीटिंग बंद हो जाती है, कोई सभा नहीं होती है। तो क्या ममता बनर्जी तो कुछ भी बोलती है, अब वो अपने बौखलाहट में कुछ बोलेगी तो उसे उसका उत्तर तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैं उनको बोल दूं कि यदि उनको लगता है कि मोदी जी के बात से आदमी प्रभावित हो रहे हैं तो उनको तो ये उनकी प्रॉब्लम है। आज मोदी जी को आदमी समर्थन करते हैं, मोदी जी की बात आदमी सुनते हैं,
तो उनकी क्या प्रॉब्लम? वो भी तो जड़े, उनको कोई मना तो नहीं किया कि आप जाके दूसरे ओके, रवि ओझा को लाइए। रवि की आवाज अब आ रही है क्या ठीक से? रवि सुन पा रहे हैं? हाँ रवि जरा बोलिए थोड़ा, देखते हैं आवाज आ रही है नहीं आ रही है। 21 booth number, 22 booth number is Ahmedabad, Balrampur, and 6 booth number also 6-7 to take all care so there will be no violence. बोल रही थी बांग्ला में कुछ कह रही थी, इसीलिए मैंने बीच में उनको भी सुनाया। रवि बोलिए जरा कुछ, चेक करते हैं आपकी आवाज। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ रवि बताइए। आपने सुना जय चौधरी कह रहे हैं, और जाहिर है जब भी कई फेज में इलेक्शन होता है आपको पता है भाई, जहां इलेक्शन हो रहा है वहां रैली थोड़ी कर रहे हैं, बाकी जगह जाकर तो रैली करेंगे, प्रचार करेंगे। आपके नेता भी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं, लेफ्ट के भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, बात सही आपकी, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश इनके द्वारा जारी है। पहले चरण का जो चुनाव था, हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश जाते हैं और वहां जाकर के मतुआ समुदाय के लोगों को उठाने के लिए उनके इष्ट देवी के मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, और तमाम टीवी चैनल को घंटों दिखाया जाता है। तो इससे साफ समझ में आता है कि सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करने की। अच्छा ठीक है, ओके, आपकी आवाज अभी भी बहुत अच्छी नहीं आ रही है रवि, लेकिन हाँ आपने जो कहा कम से कम वो दर्शक इस बार समझ पाए होंगे, बेटर थी आपकी ऑडियो क्वालिटी। रवि ओझा टीएमसी की तरफ से कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि टीएमसी का विपक्ष राष्ट्र की बात में जाना चाहिए, इसीलिए ममता बनर्जी की पूरी बात भी मैंने सुनाई, और रवि ओझा को भी मैंने बार बार मौका इसीलिए दिया कि आवाज थोड़ी बेटर हो जाए, दर्शक समझ पाए। रवि ओझा कह रहे हैं कभी बांग्लादेश चले जाते हैं प्रधानमंत्री वोटिंग वाले दिन, और कभी बंगाल में ही जहां पर अगले दौर के चुनाव है वहां जाकर, जहां वोटिंग चल रही है वहां के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जय चौधरी कह रहे हैं नियम है, सब करते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जाहिर है ऐसा चुनाव जहां वोटिंग वाले दिन जंग का मैदान बन गया हो। अभी राजीव रंजन बता रहे थे ग्राउंड जीरो से कि उन्होंने ऐसा ज्यादातर बूथों पर उन्होंने देखा कि शांतिपूर्ण चुनाव है। इसका मतलब जो गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं। वरुण आपने क्या देखा? वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े। वरुण आपने क्या देखा आज नंदीग्राम में? आप भी घूम रहे थे सुबह से। देखिए चुनावी रण है तो एक दूसरे पे आरोप तो लगेंगे, और जिस तरीके से राजीव जी भी बता रहे हैं कि मैं भी यहाँ कई सारे बूथों पर गया, मुझे भी इस प्रकार की कोई ऐसी घटना नजर नहीं आई, ना ही कोई विरोधाभास नजर आया, ना ही ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान जो है वो कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया। तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि कल एक माहौल था, टेंशन थी, जिस तरीके से लग रहा था कि नंदीग्राम में एक बड़ा रण हो सकता है कई जगह जो है कुछ घटनाओं की खबर आए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दूसरी बात एक आप समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब प्रत्याशी फील्ड में उतरता है तो उसको अलग अलग तरीके की कंप्लेंट मिलती है, और सुबह से लगातार ममता बनर्जी जो है वो अपने जितने भी उनके यहाँ पर टीएमसी के वर्कर्स हैं, नेता है, उनके साथ मीटिंग कर रही थी, और 7 बजे से लेकर करीब 9:30 बजे तक मीटिंग करने के बाद फिर वो बैठी रही, अपडेट लेती रही, और करीब 4-5 बूथ से जहां उनको लगा कि वो डाउन पर रही है या फिर वहां से उनको खबर आई, उसके बाद उन्होंने मूवमेंट करना शुरू किया। तो अभी भी करीब 10 से 12 बूथों तक वो गई और वहां पर लोगों से बात करी, कहां परेशानियां थी वो समझी। तो एक ये नॉर्मल प्रोसेस होता है चुनावी रण में, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु हो या फिर ममता बनर्जी हो, दोनों ने नॉर्मल प्रोसेस अपनाया। शुभेंदु भी आरोप लगाते नजर आए, ममता भी आरोप लगाती नजर आई, और शायद ये पूरा चुनावी समीकरण, चुनावी रण जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी बन गया क्योंकि दोनों एक तरीके से स्टार भी हैं और इस पूरे रण में सबसे बड़े चेहरे भी हैं, और इसीलिए आज पूरे नंदीग्राम में यहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने शायद कभी जीवन में ना इतने सारे कैमरे नहीं देखे थे। जब हम लोग गुजर रहे थे तो उनको लग रहा था कि इतनी गाड़ियां होती कैसी हैं। हजारों, आप मान के चलिए हजारों की संख्या में लोग सड़क पे थे, और उससे ज्यादा जब 100 गाड़ियां 50 गाड़ियां लगातार मूव कर रही थी तो उनको लग रहा था कि इतनी गाड़ियां आखिर नंदीग्राम में आ कैसे गई। लगातार कैमरे चल रहे थे, तो ये एक अलग तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही हो, और इसीलिए इस चुनाव में एक अलग तरीके से मजा भी देखने को मिला। वो ठीक है ना वरुण, वो ठीक है, मतलब उसको इस तरह से थोड़ा सा हल्का बनाना ठीक है, क्योंकि हम लोग जाहिर है चुनाव के दिन बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो आशुतोष अच्छा है ना। आशुतोष, जहां पर सही मतदान नहीं होता, साइंटिफिक रिगिंग होती है, इतनी हिंसा होती है, ऐसे में अगर ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस पहुंच जाएं, मीडिया पहुंच जाए, और वहां से अगर जैसे मेरे सहयोगी राजीव रंजन बता रहे हैं ये रिपोर्ट आए कि ज्यादातर पोलिंग सही हुई है, तो ये तो अच्छी खबर है ना लोकतंत्र के लिए।
बिल्कुल अच्छी खबर है। और मुझे अब यह नहीं लगता कि इस तरीके से कहीं बूथ रिगिंग हो सकती है या बैलेट पेपर की स्नैचिंग हो सकती है। वो एक जमाना था जब हुआ करता था। आज की तारीख में वो है कि ईवीएम पर आरोप लगते हैं कि भाई ईवीएम फिक्स हो गया या ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, बटन दबाया तृणमूल का वोट चला गया बीजेपी का, बीजेपी का बटन दबाया चला गया वोट तृणमूल कांग्रेस, वो आरोप लगते हैं। लेकिन जहां तक पूरे मामले की बात है, सारी दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि दरअसल नंदीग्राम इस वक्त पूरे देश का दुनिया का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। वो जिस तरीके से उसको हाइप दी गई, जिस तरीके से उसमें टेंशन हो रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ स्टेक्स हाई किए गए हैं, वो उसकी वजह से इतना वहां पे तनाव है। दूसरी बात जो है, मैं एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जैसे ममता जी ने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भाषण क्यों देते हैं। कि प्रधानमंत्री को कोई नहीं रोक सकता, किसी भी नेता को कोई नहीं रोक सकता, आप कहां भाषण देंगे कहां भाषण नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें जो इलेक्शन कमीशन को जहां दखल देना चाहिए है, वो दखल देना चाहिए कि भाई टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये उनको कहना चाहिए कि भाई आपका ये जो प्रधानमंत्री का भाषण है ये नंदीग्राम में भी दिखता है या उन इलाकों में भी दिखता है जहां पर आज पोलिंग हो रही है। नहीं आशुतोष, मैं इस पर आपसे असहमत हूं। मुझे बताइए, सोशल मीडिया के जमाने में और इंटरनेट के जमाने में और 24 घंटे के टेलीविजन चैनल के जमाने में जो लाइव हम सब कुछ दिखाते हैं, कैसे संभव है कि जहां वोटिंग हो रही है वहां पर दूसरे जहां पर प्रचार चल रहा है वो हम ना दिखाएं, उसको ब्लॉक कर दें? क्या ये संभव है? मानक, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये जो उन्होंने बंदिश लगा रखी है कि 36 घंटे पहले हम कैंपेनिंग बंद कर देते, उसको भी हटा देना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन फिर आप बंदिश मत लगाइए कि आप एक दिन पहले से शाम को 5 बजे के बाद से आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर वो बंदिश है तो वो इसलिए है क्योंकि आपका इलेक्शन कमीशन का मानना यह कि उसकी वजह से चुनाव प्रभावित होता है। अब मतदाताओं को अपने मन से सोचना चाहिए किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देता। लेकिन अगर आप घर के अंदर टेलीविजन है, सोशल मीडिया है। आशुतोष, एक सेकंड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, लेकिन मेरे पास अपडेट आ रहा है 5 बजे तक बंगाल में 80% वोट पड़ गए। दूसरे दौर का मतदान है, 5 बजे तक 80% वोट, 80% मतदान, यानी कि ये आज का मतदान कुछ तो कह रहा है। आशुतोष, मुझे पता है आप भी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इस बारे में कुछ भी कहना बहुत रिस्की होगा। क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है ट्रेंड्स बहुत पलटे हैं। क्योंकि पहले माना जाता था ज्यादा मतदान मतलब सत्ता परिवर्तन, लेकिन हमने हाल के चुनाव में देखा है ज्यादा मतदान जो कि सत्ताधारी दल के पक्ष में भी गया है। इसीलिए इस पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। पर ये 80% 5 बजे तक। बट मानक, मैं आपको बता दूं कि जब 2016 के चुनाव हुए थे उस वक्त भी हाई परसेंटेज पोलिंग हुई थी और 80% से ज्यादा की पोलिंग हुई थी पूरे बंगाल के अंदर। जब 2019 का लोकसभा का चुनाव होता उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में जो है वो पोलिंग वो 80% के ऊपर हुई थी। जो फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई उसमें भी 80% के ऊपर हुई। पर अभी 1 घंटा बाकी है, मैं इसीलिए कह रहा हूं 1 घंटा अभी बाकी है। मुझे लगता है 83-84% तक पोलिंग होगी, ज्यादा पोलिंग नहीं होनी चाहिए। और उसका कारण भी बहुत स्पष्ट है, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, स्टेक्स बहुत हाई है। तो दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों को निकाल के पोलिंग बूथ पर लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 85% से ज्यादा, 86% से ज्यादा पोलिंग होने वाली है। ओके, ऑलराइट। वारिस पठान, आपका क्या टेक है इस पर? 80% 5 बजे तक वोटिंग हो रही है बंगाल में। वारिस पठान, क्या हो रहा है? वोटर क्या कह रहा है? देखिए, अच्छी बात है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी, ये अच्छी बात है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि ये वोटिंग हमारा एक अधिकार है, संविधान ने, डेमोक्रेसी ने हमको राइट दिया, उसको यूज करना चाहिए, लोग वोट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा हमेशा से मानक जी ये बोलना है कि इलेक्शन, चुनाव जो भी है फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में होने चाहिए, फ्री फेयर। अब यहां पर अगर आरोप प्रत्यारोप लग रहे तो मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, नोटिस ले। और जैसा टीएमसी ने आरोप लगाया कि इन लोगों को बाहर नहीं आने देते, कुछ बूथ को कैप्चर कर लिया था भाजपा ने, वो इंक्वायरी होनी चाहिए। भाजपा का कुछ आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव किए या उनके वोटर्सों को धमकाया या स्लोगनेरिंग किया, तो वो भी सब इलेक्शन कमिश्नर को संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि आगे और मतदान बाकी है। वहां पर 6 चरण का और चुनाव बाकी है जिसमें हम लोग भी किसी हद तक लड़ रहे हैं। तो अगर देश में अगर फ्री फेयर डेमोक्रेटिक वे से चुनाव करना है तो हमको ये सब बातों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं। देखिए, आपने ऐसा कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है तो कहीं भी चले जाता है वीडियो, कोई भी देख लेता है, मगर इलेक्शन कमिश्नर ने फिर क्यों 2 दिन पहले चुनाव के कैंपेनिंग को बंद करते हैं? आप जैसा अगर तमिलनाडु में 6 तारीख को हमारा चुनाव है तो 4 तारीख को 5 बजे तक सारी कैंपेनिंग हम बंद करते थे। क्यों? क्योंकि उससे वोटर प्रभावित हो जाता। 2 दिन वोटर को टाइम मिलना चाहिए, सोचो आप किसको वोट देना है। तो इसका, अभी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है,
उनको ये सब चीज समझना चाहिए, मगर नहीं, उन्होंने तो भविष्यवाणी भी दे दी। अरे हम लोग 200 के पार जा रहे हैं। भाई रूल अलग अलग थोड़े हो सकते हैं, नहीं होना चाहिए। नियम अगर कांग्रेस के नेता, लेफ्ट के नेता, टीएमसी के नेता प्रचार कर रहे हैं, 10 पे लड़ रहे हैं, जहां पर तीसरे चौथे पांचवें चरण का चुनाव है, तो प्रधानमंत्री के ऊपर आप ये नियम क्यों लागू करना चाहते हैं? भाई उनकी पार्टी भी तो चुनाव लड़ रही है, वो भी प्रचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? रैली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक। अरे आज वहां पे चुनाव चल रहे हैं, उसके अंदर देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़े ओहदे पे बैठने वाला देश का प्रधानमंत्री, जिनको करोड़ों लोग सुनते हैं, वो अगर इस तरह का बयान दे दे कि हम जीत गए, उन्होंने ये नहीं, हम जीत गए, हो गया, सब कहते हैं, वारिस पठान आप भी, थोड़ी सा इस बात, हर पार्टी हर भाषण में यही दावा करती है कि हम जीत रहे हैं, 200 सीटें जीत रहे हैं, 150 जीत रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है, विरोधी कहता है जा रही है, नया क्या है इसमें? मेरे चुनाव के वक्त मैं खाली मेरे पोलिंग बूथ पर जाके खड़ा था राउंड मारने, आइडेंटिटी कार्ड लेकर, तो भी मुझे वहां से हटा दिया गया था। बोले नहीं अलाउड नहीं है, आप जाइए, चलिए चलिए, प्रभावित होता है वोटर। और आज ममता दीदी तो बिंदास वहां पे जाके बैठी है, तब कुछ नहीं, तब चुनाव प्रभावित नहीं होते। मैं तो चुनाव लड़ा हूं, रवि की आवाज आ रही है, तो मुझे तो पता है क्या हो रहा है। रवि बोलिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं रैली से, आपकी पार्टी पर बिल्कुल यही आरोप लग रहा है। पोलिंग बूथ पर जाकर सीएम का बैठना, इसका मतलब आप भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहब आप क्या चाहते हैं? हम करते रहिए और आप लोग बूथ लूटिए, सीआरपीएफ से चुनाव प्रभावित कराइए, इलेक्शन कमीशन आपके पक्ष में होकर चुनाव करवाए और हम लोग अपनी आवाज तक मुकदमा ना करें, यही आप लोग चाहते हैं क्या? अच्छा नहीं, जो देखिए, जो मेरे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, उनके मुताबिक कहीं इस तरह की कोई भी चीज उन्होंने नहीं देखी किसी भी बूथ पर, जहां पर कोई लूट हो रही हो, कोई गड़बड़ हो रही हो। हम लोग साधुवाद करते हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां नहीं पहुंच पा रही हैं। ओके, जय चौधरी, जय चौधरी बोलिए। जय चौधरी, ममता बनर्जी का कहना था कि जब वामफ्रंट का टाइम था कि बिना सीआरपीएफ के, केंद्रीय सुरक्षा बल के बिना मैं चुनाव नहीं होने दूंगा। आज वही ममता बनर्जी सुरक्षा बल पर प्रश्न लगा रही है। माने उनको कहीं लगता है कि वो कहीं हार रही है, उनका सरकार जा रहा है यहाँ से, तो कि दूसरे किसी पे से मर रही दोस्त। अरे इसलिए आपकी पार्टी हार रही है, हमारा क्या दोष है? आपने इतनी चोरी किया है, इतनी कटमनी लिया है, इतनी तिरपाल चोरी किया है, चावल चोरी किया है, कटमनी लिया है, इसमें हमारा क्या दोष है? अच्छा जय चौधरी, जय सुनिए ना, एक सेकंड जय, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, नंदीग्राम को आपने अपनी मूंछ की लड़ाई क्यों बना लिया है? आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? ममता बनर्जी ने अपनी सीट बदली, सब जानते हैं, नंदीग्राम आ गई हूं, लेकिन नंदीग्राम 5 दिन से वहीं पर टिकी हुई है वो। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, 5 दिन तक नंदीग्राम में ही है वो, मानते हैं हम, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव हो गया है, उनके लिए जीतना जरूरी है, लेकिन आपने इसे क्यों प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया? क्यों? देखिए, ममता बनर्जी को जैसे नंदीग्राम में जीतना जरूरी है, उसी तरह उन्हें हराना हमारे लिए जरूरी है। वहां की वो भवानीपुर की सीट छोड़ करके, जहां से वहां थी वो प्रतिनिधि कर रही थी, वहां सीट छोड़ करके वो नंदीग्राम गई। क्यों गई? क्योंकि वहां पे एक तबका का वोटर जो है फिक्स है उनका, बट वहां पे सीपीएम वाले ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। वहां पे भाई ने अपना एक नहीं, मैंने पता है आपसे सवाल इसलिए किया, जय चौधरी, जय सुनिए ना, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि आप यूपी बिहार के लोग ले गए नंदीग्राम में, क्योंकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट चुनाव है, आपको नंदीग्राम में कोई नहीं मिला। नहीं, ये हमारा सर्व भारतीय पार्टी है। जब यूपी बिहार में भी इलेक्शन होता है तो हम लोग भी जाते हैं वहां के कार्यकर्ता को हेल्प करने के लिए, तो वहां के कार्यकर्ता हमारे पास। अच्छा, आकिब कुछ कह रहे हैं, जल्दी बोलिए, आकिब क्या कह रहे हैं? आकिब क्या कह रहे हैं? मैं जय चौधरी जी से पूछना चाहूंगा कि पहले तो वो अच्छे से जानकारी कर ले कि भवानीपुर सीट में हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो कह रहे हैं लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी का उम्मीदवार है, तो उन्हें जानकारी करनी चाहिए। और रहा बात गुलजार साहब, नरेंद्र मोदी जी क्यों, आप तो बोलिए ही मत, आप तो क्यों नहीं बोलिए भाई? ना जय चौधरी नॉट फेयर, ना बिल्कुल नहीं, एक सेकंड सीबीआई शारदा कांड का फैसला कर पाया? आज तक शारदा नारदा कांड जब चुनाव आता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को आपने टिकट दिया है, आपके पास में कैंडिडेट नहीं है, आपके पास में कैंडिडेट नहीं है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मनोज मेरे सहयोगी, मनोज जल्दी से आपने क्या देखा? मनोज पांडे, शो खत्म करने से पहले एक और अपडेट ग्राउंड जीरो से, मनोज बताइए क्या देखा?
जी देखिए, सुबह से जिस तरह से नंदीग्राम में कल देर रात से हम लोग देख रहे थे कि कहीं न कहीं यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने संपर्क से जितने टीएमसी के लगातार रात भर मंथन चलाया और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी अपने समर्थकों के द्वारा सुबह से ही सारे पोलिंग बूथों पे जा रहे थे। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करीबन 12 बजे 12:30 बजे तक इंतजार किया और उसके बाद उन्होंने पोलिंग बूथ पे पहुंची है और जहां जहां गड़बड़ियां लग रहा था उन्होंने अपना विरोध जताया है। और बाकी अब करीबन जैसे देखे, हम लोग यहाँ से लगातार सारे पोलिंग बूथों पे हम लोग 3 लोग थे और हम लोग हर पोलिंग बूथ पे लगभग सभी पे गए हैं। 1-2 पोलिंग पे बूथों को छोड़ दिया जाए जहां मतदान देरी से शुरू हुआ है, कहीं न कहीं उनकी जो समस्या थी। बाकी पोलिंग बूथों पे हम लोगों ने बकायदा देखा है कि शांति प्रूफ यहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान थे, बीएसएफ के जो जवान थे, लोग बड़ी लाइन लगा के। और आपको बता दें कि नंदीग्राम में हम लोगों ने पहली बार ऐसा देखा है कि इतनी धूप होने के बावजूद, जिस तरह से देखे सुबह यहाँ पे काफी कोहरा था लेकिन धूप में इतनी कड़ाके की गर्मी थी और लोग शांति ढंग से अपने मत का प्रयोग कर रहे थे और कहीं किसी तरह का यहाँ पे बहुत बढ़िया। देखिए, एक और अच्छी अपडेट, क्योंकि जैसे आशुतोष शर्मा बात कर रहे तो अच्छी खबर है। ज्यादा से ज्यादा कैमरे, ज्यादा से ज्यादा मीडिया, ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस, सुरक्षा बल, और ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट कि ज्यादातर मतदान शांतिपूर्ण रहा। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है लोकतंत्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। आशुतोष, जय चौधरी, रवि ओझा, माफ करिएगा आज आपका कनेक्शन ठीक से नहीं जुड़ रहा था, फिर बात करेंगे आपसे। आकिब, थैंक यू। वारिस पठान, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। को प्रेजेंटेड बाय